दोस्तों, अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न छांट कर लाया हूं जो बीपीएससी का फेवरेट है और वो हाल फिलहाल में किस आधार पर पूछे जाते हैं वो पूरा डिटेल से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है जो कि बीपीएससी का फेवरेट है, यहाँ पे वो देख लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों यानी कि तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप सभी जानते हैं जब गर्भवती महिलाएं होती है उसे भ्रूण को चेक कराने के लिए कौन सी किरणें का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो अल्ट्रासाउंड से ही क्या करते हैं, भ्रूण की चेक की जाती है। लेकिन भारत में लिंग का परीक्षण करना कानूनी तौर पर अपराध है, यानी कि गर्भावस्था में किसी भी महिलाओं का भ्रूण चेक करके ये बताना कि महिला है कि पुरुष यानी कि बॉय है या फिर गर्ल है, ये कानूनन अपराध है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पराध्वनिक तरंगे हो जाएगा। इसी को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड में ही पराध्वनिक तरंगे निकलता है और ये पराध्वनिक तरंगों से ही भ्रूण की चेक की जाती है। ठीक है, और इसे डिटेल में ध्यान लेते हैं। ठीक है, आगे तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए परागन की सुपरिभाषा है, यानी कि परागन किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो परागकण होता है वो पुंग केसर पर यानी फूलों के पुंग केसर के ऊपर यानी फूलों के, अब जब कभी आपने कभी ना कभी फूल को टच किया होगा, पंखुड़ी को टच किया होगा, तो उसके ऊपर आपके हाथ पे चिपक जाता है, उसी को कहते हैं परागकण। और वो किस पे होता है, तो वो देखिए परागकण पराग केसर यानी कि जो पुंग केसर होता है उसके ऊपर होता है क्लोम छिद्र, यानी कि ये स्त्री केसर जो होता है उसके ऊपर ये परागकण चला जाता है और फिर वहां पे क्या होता है कि अंडाशय में वो जाके फिर वो बीजांड बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा जान लेते हैं। कह रहे हैं कि देखिए परागन में पुष्प के पराग केसर के पराग स्थानांतरित होकर पुष्प के स्त्री केसर या फिर क्लोम छिद्र तक पहुंचता है और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि लौंग, ठीक है, लौंग एक मसाला है, आप सभी जानते हैं लौंग एक मसाला है। ठीक है, और ये पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है, यानी कि मसाला जो आपने लौंग देखा होगा वो लौंग किस भाग का, मतलब कि किस भाग को लौंग के खाते हैं। तो वो देखिए क्या है, फल नहीं, तना नहीं, जड़ नहीं, वो फूल होता है। लौंग जो आप देखे होंगे जो सब्जी का मसाला डालते हैं तो लौंग में क्या होता है कि फूल की क्या होता है, एक। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो लौंग है उसे क्लोव्स कहते हैं इंग्लिश में। बंद कलियां पुष्प कलिका है, यानी कि पुष्प है, फूल है, जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ यानी कि खाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा दांतों के दर्द निवारक, कि दांतों में किसी का दर्द हो रहा है तो उस स्थिति में भी लौंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लौंग के पौधों का वानस्पतिक नाम साइजिनियम, यानी कि साइंटिफिक नेम जो है वो साइजिनियम है, एरोमेटिकम है, साइजिनियम एरोमेटिकम है। कुल मिर्सेटेसी फैमिली में ये आता है। ठीक है, इसका जन्म स्थान इंडोनेशिया को माना जाता है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि लौंग कहां से आया है तो ये इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया में ये सबसे पहले लौंग को देखा गया था और वहीं से पूरे संसार में नहीं पूरे विश्व में ये फैला है। इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है, यानी कि विश्व में किया जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि ये लौंग कहां जन्म हुआ था, लौंग कहां का देन है, तो वो कहां का है, इंडोनेशिया का है। यह एक सदाबहार वृक्ष है, इसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है। ठीक है, और इनकी जो पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार यानी कि ओवाल होती है। तो ये सभी पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी लिखी हुई है। ठीक है, तो वो किसकी लिखी हुई है, डार्विन की लिखी हुई है। ठीक है, और विस्तार से जान लेते हैं इसके बारे में। कह रहे कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या फिर प्राकृतिकरण वर्णवाद भी कहते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगला प्रश्न है जो कि हाल ही में इसको पूछा है, देखिए मानव तंत्र में इंसुलिन किसका, ठीक है, चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो आप सभी जानते हैं वो करता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, यहाँ पे और क्या प्रश्न बन सकता है देखते हैं। कह रहे इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावित होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है, ग्लूकोजन समास्थापन के नियम के मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक क्या होता है, स्वरूप भी होता है। ठीक है, और देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से एक एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक। ठीक है, तो वो क्या है, क्या पेंसिलिन है। ठीक है, तो देखिए आप सभी जानते हैं पेंसिलिन भी एक एंटीबायोटिक होता है। इसके अलावा सल्फाडाइजिन भी एक एंटीबायोटिक होता है, यानी कि एक और डी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ से उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। लेकिन जो पैरासीटामोल है, जैसे पैरासीटामोल आप समझते होंगे वही है ये, और एस्पिरिन एक दर्द की दवाई है, और ये भी सर दर्द वगैरह जो बुखार वगैरह हो जाता है, तो ये दोनों है। ठीक है, और बाकी ए और जो डी है क्या, सल्फाडाइजिन ये और पेंसिलिन ये दोनों एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि पेंसिलिन का खोज किसने किया, तो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने। ठीक है, चलिए और इसको देख लेते हैं विस्तार से। कह रहे कि उपयुक्त पेंसिलिन तथा सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जो महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए आप सभी जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुख्यतः चावल है। चावल में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कुछ हद तक चावल में विटामिन भी पाया जाता है। बाकी जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज में क्या है, गेहूं, ठीक है, जौ, मक्का, ज्वार, ये सभी को मोटे अनाज कहा जाता है और मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर मोटे अनाज को खाने के लिए ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। चावल में करीब 100 ग्राम चावल में, पके हुए चावल में करीब 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। ठीक है, वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है, चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए अगला प्रश्न करें, कीट संवर्धन क्या है। तो आप सभी जानते हैं कीटों की वृद्धि के विज्ञान को ही हम कहते हैं कीट संवर्धन। ठीक है, और थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि इसके बारे में। करें कीट संवर्धन जो है, जैसे केचुआ किसानों के लिए मित्र, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र यानी किसानों का मित्र बोलते हैं केचुआ को। भूमि की आंत कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा, भूमि की आंत। ठीक है, किसको कहा जाता है, केचुआ को। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों में से भरपूर एक उत्तम उर्वरक भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स तो आप सभी जानते हैं, आप लगा देंगे मेंडल नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या कि जेनेटिक्स क्या होता है, जीन्स होता है, जो जीन में क्या होता है कि एक दूसरे से वंशानुगत का पता कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, आनुवांशिकता एवं विचरण। इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। यहां देखिए, जो जेनेटिक्स है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे और देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। आगे यहाँ पे देखिए, हाल ही में पीपीएससी ने पूछा है, गर्भ में भ्रूण के विकास जानने के लिए निम्नलिखित तरंगों में किस किरण में या तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं वो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है और उसमें कौन सी किरण निकलता है, तो पराध्वनि तरंगे निकलता है। अगला प्रश्न करें, निम्न में कौन सा सच्चा फल नहीं है। आप सोच रहे होगे कि सच्चा फल क्या होता है, कहीं गलती से कच्चा की जगह सच्चा लिखा गया, नहीं, सच्चा फल होता है, अभी जानेंगे क्या होता है। तो सच्चा फल होता है सेब। अब ये होता क्या है, इसको डिटेल से जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो फल निर्माण अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं, यानी कि जब फल निर्माण हो रहा होता है तो अंडाशय के अलावा और कुछ भी भाग शामिल होता है फल निर्माण में, तो ऐसे फलों को असत्य यानी कि फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे कि सेब, काजू, नाशपाती और ये सारे। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। ये भी देखिए पीपीएससी ने हाल ही में पूछा है। कह रहा पाइन, फर, स्प्रूस, सोडार, लॉर्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक में पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं। तो आप सभी जानते हैं ये सभी के सभी अनावृजी पेड़ कहलाते हैं, अनावृजी पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनावृजी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, स्पैरस आदि मशहूर जो लकड़ी उत्पादक पौधे हैं पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाते हैं, जहां पे, और ये कोणाधारी वृक्ष यानी संकुल कोनिकल वृक्ष, कोनिकल ट्रीज होते हैं और ये सभी अनावृक्षी जीन, ठीक है, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है, यहां पे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है और अभी हाल ही में पूछा है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो आप अभी सभी जानते हैं कि वो पुष्प, जो शुष्क पुष्प होता है यानी कि सूखा हुआ जो फूल होता है, उस वही है लौंग, और उसी का हम क्या करते हैं, मसाला। ये कब पूछा है, 2015 में, और अभी हाल ही 15 में तो पूछा ही है, और अभी देखिए हाल 2020 में वही सेम क्वेश्चन पूछा है, बट क्वेश्चन को घुमाया है क्या, लौंग एक मसाला जो पौधा किस भाग से प्राप्त होता है। तो आप सभी जानते हैं फूल की कली से प्राप्त होता है। देखिए, तो इसीलिए कहते हैं पीपीएससी का ना प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि, आप बताइए। तो आप सभी जानते हैं आलू, अदरक, हल्दी, ये सभी के सभी क्या है, तना है, जड़ के अंदर नहीं माना जाता है। परंतु ऐसा क्यों। तो आप सभी जानते हैं इसमें क्या होता है कि आलू में, हल्दी में, अदरक में नोड पाया जाता है और इंटर नोड भी होता है। अब कहोगे सर ये नोड क्या होता है। तो जब कभी आपने आलू देखा तो उसके आलू के ऊपर देखा होगा आपने आंख आता है, जिससे कि उस पे अंकुरित यानी कि उससे जो उसमें से कली निकल जाता है और वही क्या होता है, आलू का पौधा बन जाता है। अदरक में भी आपने छोटा छोटा देखा होगा कि उसमें आंख की तरह छोटे छोटे होते हैं और उससे क्या होता है, कली निकल जाता है, पौधा निकल जाता है। हल्दी में भी वैसा ही होता है। तो उसी चीज को, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं अगर इस तरह से आप अगर आलू बना लोगे तो यहाँ पे छोटा छोटा आपने डॉट डॉट ऐसे देखा होगा, कहीं कहीं निकला हुआ। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, नॉड कहते हैं। तो जिसमें यानी कि आलू में भी होता है, हल्दी में भी होता है और अदरक में भी होता है। इसीलिए अदरक क्या है, तना है, जड़ नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा।
यहां देखिए, नॉड एवं इंटरनॉड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं और इसलिए यह कहा जा सकता है कि अदरक एक जड़ नहीं है और क्या है, तना है। दोस्तों, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखिए, अगला है परागकण की सुपरिभाषा क्या है। तो आप सभी जानते हैं, परागकण पराग केसर से क्लोम छिद्र स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, और यहां पे देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहे पादप जो कली है, पादप कली है वह एक भ्रूणीय टहनी है। क्या है, एक भ्रूणीय, ठीक है, भ्रूणीय टहनी है। और इसको देखते हैं, कह रहे कि देखिए वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रेह यानी एम्ब्रॉयनिक शूट के कली या कलिका कहते हैं, किसी पत्ती के कक्ष यानी एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए जो कि महत्वपूर्ण है, यहाँ पे प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं या फिर नमक युक्त जल में उगते हैं, ठीक है, यानी कि खारे पानी में, उसे क्या कहते हैं, उसे हेलोफाइटा कहा जाता है, याद रखिएगा। देखते हैं, और कह रहे कि लवण मृदुभत्ती हेलोफाइटा उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पूछा है, लवण युक्त वातावरण, ठीक है, प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, लवण मृदुभत्ती कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, कह रहे कि ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसे कहते हैं ईईजी। आपने ये कम नाम सुना होगा, लेकिन आपने इसका सुना होगा ईसीजी, ये नाम बहुत सुना होगा, क्योंकि ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जो ये हार्ट होता है, हमारा हार्ट बीट यानी धड़कन होता है, इस चीज को चेक करता है कौन, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इनमें किसकी निगरानी की जाती है। तो इसमें आप सभी जानते हैं, इसमें मस्तिष्क की जांच की जाती है, मस्तिष्क की जांच की जाती है। अगला है ईईजी यानी मस्तिष्क की ठीक है, भूतिय गतिविधि को मापने वाला क्या होता है, यह एक यंत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो मांसपेशियों में उपचार के लिए तो वो क्या जाता है, इंफ्रारेड, IR जिसे कहते हैं इंफ्रारेड यानी इंफ्रा किरण कहते हैं इसको। यहां पे देखिए कह रहे इंफ्रारेड यानी इंफ्रा रेडिएशन IR या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है, ठीक। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। यानी कि जो जीव है, आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से मैच नहीं करता है और वो बिल्कुल अलग होता है, कारण क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वो अनुकूलन का कारण होता है, जो कि डिफरेंट यानी हर जीव क्या होता है, अलग अलग दिखता है। और इसे डिटेल से समझते हैं। कह रहे वैज्ञानिक का वह समूह जिनके प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उससे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिनसे, ठीक है, उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। परिवर्तनों को उत्सर्जन कहते हैं। परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत यानी कि वंशानुगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति भी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मेंडल के प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो आप सभी जानते हैं वो है लैंगिक जनन पर आधारित है मेंडल के आनुवंशिकता, ठीक है। और आनुवंशिकता का पिता भी बोला जाता है किसको, मेंडल को, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि DNA की खोज किसने की, और फटाक से आप आंसर लगा देंगे ग्रेगर मेंडल, जो कि ये क्या है, गलत है। देखते हैं विस्तार से और आगे। यहाँ पे कह रहे कि देखिए यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वॉटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विंकल्स तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने DNA की खोज की। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में DNA का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में DNA की पहचान सर्वप्रथम 1869 में किसने किया था, स्विस वैज्ञानिक रसायन शास्त्री थे फ्रेडरिक मिशर ने किया था। किसने, फ्रेडरिक मिशर, ये है DNA के खोजकर्ता, स्विस साइंटिस्ट थे, रासायनिक शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे ही न्यूक्लिक कहा था, ठीक है। चलिए और एक बात याद रखिएगा, DNA का फुल फॉर्म होता है डीएबोनुक्लिक, ठीक है, डीएबोनुक्लिक एसिड, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, यहां पर कह रहा है कि जीवों में कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है। तो वो क्या है, आप सभी जानते हैं DNA, जिसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जो कि और महत्वपूर्ण है, कह रहे यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो वो किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है कि यकृत यानी कि जैसे लीवर कहते हैं, लीवर या फिर मांसपेशियों में जमा होता है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। यहाँ पे और विस्तार से देख लेते हैं। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि शरीर को किसी कोई भी कार्य करना है तो उसे ऊर्जा की जरूरत होगा, और वह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है।
शुगर शरीर में ग्लूकोजन में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है, अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे मानव शरीर में होता है, यानी कि कितने प्रतिशत लगभग वाटर पाया जाता है मानव शरीर में, तो वो करीब करीब 70%, यानी 2/3, यानी दो तिहाई लगभग जो है पानी ही पाया जाता है। 3 में से 2 भाग पानी ही पाया जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, यहां पे देखिए विटामिन जो कि रक्त के थक्के बनाने की प्रभावी होता है, क्या कहते हैं, तो वो देखिए विटामिन के, यानी कि विटामिन के की उपस्थिति के कारण ही हमारे शरीर का जो ब्लड है वो थक्का हो जाता है। यानी कि जब कभी आपके हाथों में या पैरों में कभी कट जाता है, चोट लग जाता है, तो वहां पे ब्लड यानी कि निकलने लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाता है। तो वो खून कुछ देर में, यानी कि 1 से 2 मिनट, सामान्यतः 2 से 3 मिनट में आपका ब्लड जो है वो रुक जाना चाहिए। और अगर नहीं रुकता है देर तक, तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। और विटामिन के की कमी होने के कारण होता है कि जल्दी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है और खून स्राव होते रहता है, यानी कि बहते रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे हमारा डी हो जाएगा। अगला और देख लेते हैं, इसको कह रहे हैं कि विटामिन के की कमी से शरीर में खून थक्का, ब्लड क्लॉटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं क्या प्रश्न है यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंद, यानी कि वही होता है ब्लड क्लॉटिंग, विष में प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या किया जाता है, विटामिन के। आप सभी जानते हैं। और सूर्य की रोशनी से कौन सी विटामिन मिलता है हमें, विटामिन डी। और आप अभी सभी जानते हैं विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, जो कि हमें रतौंधी से बचाता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। और विटामिन ई आप जनन शक्ति या फिर बालों की झड़ने की समस्या, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, और विटामिन के को क्या बोलते हैं, फ्लोक्विनोल। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ के प्रतिस्तंभ विषयों के देखिए प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ यानी एंटीथोमोरोहेजिनिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी से व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऑपरेशन करेगा तो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड नहीं क्लॉट होगा, थक्का नहीं होगा, तो ब्लडिंग होते रहेगा, ब्लड निकलते रहेगा, जिससे कि उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, क्योंकि अधिकतर रुधिर बह जाने से डर रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑन्ग्लेंसीफेरॉल कहते हैं, वो हो जाएगा विटामिन D2 को कहते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए और कुछ महत्वपूर्ण है, कह रहे विटामिन D2 को ऑन्ग्लेंसीफेरॉल, जबकि विटामिन D3 को कोलीकैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन D2 डी का ही प्रकार है, मुख्यतः भोजन आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों, जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या जिसे आप रिकेट्स कहते हैं ये हो जाता है। सामान्यतः आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन कौन से विटामिन के कारण होता है रिकेट्स या फिर सूखा रोग हो जाता है, तो विटामिन डी के कारण ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो आप सभी जानते हैं वो यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। कह रहे कि मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए एक रासायनिक नाम रेटिनॉल है, यानी कि विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी जिसे ब्लाइंडनेस भी कहा जा सकता है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, यानी कि संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं किसको, विटामिन ए को, जिसका मुख्यतः स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल या अधिक गाजर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, रेटिनॉल। तो आप सभी जानते हैं रेटिनॉल को जीरोपेंथिन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, रेटिनॉल विटामिन ए, क्या विटामिन ए बोलते हैं। टोकोफेरॉल, ठीक है, आप सभी जानते हैं रेटिनॉल को विटामिन ए, ठीक है। और यहां पे देखिए करे कौन सा सही नहीं है, तो यहां जीरो, रेटिनॉल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आप सभी जानते हैं ठीक है, रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, और इसे जीरोथेमिया भी कहते हैं, यानी कि जीरोथेमिया नामक बीमारी होता है इसकी कमी से, तो ये तो सही है। टोकोफेरॉल, जो टोकोफेरॉल है ये बेरी नहीं है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, जिससे कि विटामिन बी को थायमिन कहते हैं, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, साइनोकोवालियन जिसे रक्तचाप भी कहते हैं, और साइनोकोवालियन B12 से होता है, B12, ठीक है, जिसे साइनोकोवालियम कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आर्गोसेनिक जो रिकेट्स जिसे विटामिन डी के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसको और डिटेल से जानते हैं। रेटिनॉल अथवा विटामिन ए को कहा जाता है, इसकी कमी से जीरोथैलेमिया रोग होता है। साइनोकोवालियम विटामिन बी की कमी से रक्त अल्पता होती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, D3 को आर्गोकैल्सीफेरॉल, और डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स या इसी को सूखा रोग के नाम से जानते हैं। बेरी विटामिन बी जिसे थायमिन की कमी से होता है, और ये निकोटिन जो टेकोफेरॉल है वो विटामिन ई को कहते हैं टेकोफेरॉल।
ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है। तो आप सभी जानते हैं विटामिन बी थायमीन होता है और ये संतरा से नहीं बल्कि संतरा से हमें विटामिन सी की मात्रा मिलती है। तो यहाँ एक तो ये भी है सुमेलित सही नहीं है। विटामिन डी, ठीक है, क्वाड यकृत तिल, गेहूं के अंकुर विटामिन ई अंकुरित से ये होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सुमेलित नहीं है। एक से ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर देखिए विटामिन के अल्फा और ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ई हो जाएगा। एक से ज्यादा यहाँ पे है जो सुमेलित सही नहीं है। ठीक है, तो अगला यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे सुमेलित सही नहीं है अंकुरित, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई। और इसको देख लेते हैं डिटेल से। कह रहे देखिए सूर्य का प्रकाश से क्वाड या यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। कहां से, सूर्य की प्रकाश से। गेहूं का अंकुर तेल यानी व्हीट जर्म ऑयल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा फ्लॉक विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा में विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। इनमें से विटामिन बी बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि देखिए जिनमें विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं वो बी विटामिन 12 में पाया जाता है। यहाँ पे ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन, और इसको डिटेल से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन बी12 या जिसे साइनोकोबालियम कहते हैं, एक महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन बी12 वृद्धि ग्रोथ के लिए अति आवश्यक है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्रिका की नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन बी12 की महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, मांस, मछली, यकृत यानी लीवर, दूध, पनीर इत्यादि होता है, जो कि आंत के जीवाणु भी इसको संश्लेषित कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ये है, क्या है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त कुल कितना परिमाप होता है। तो एक स्वस्थ में करीब करीब 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि एक रक्त तरल संयोजी ऊतक है। जो रक्त जो है लिक्विड टिश्यूज है, यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील करता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7 से 8%, यानी कि आपके शरीर में जितना वजन है उसके 7 से 8% क्या होता है, ब्लड होता है। एक व्यक्ति अगर 70 किलो का है तो उस मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर क्या होगा, रक्त होगा, जो कि पूर्ण शरीर का लगभग कितना होता है, 1/13 भाग होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि ठीक है, आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में होता है, तो वो क्या होता है, आरएच फैक्टर या आरएच कारक होता है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए रक्त आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार आरएच कारण भी संगत होना आवश्यक है। आरएच कारक को खोज जो कि आरएच फैक्टर है, आरएच फैक्टर की जो खोज किया था लैंडस्टेनर और विनर ने रिसस बंदर के अंदर किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, करे लाल रक्त कणिकाओं में कणिकावहीन जंतु है, तो वो किसमें होगा, केचुआ में। किसमें, केचुआ में। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, रक्तदाब का। तो वो आप सभी जानते हैं बीपी चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पेग्नोमैनोमीटर। किसका, बीपी, जिसे ब्लड प्रेशर करते हैं। यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, वो देखते थे। मनुष्य का औसत जो बीपी होता है, रक्तचाप जिसे कहते हैं, वो 120/80 होता है। ठीक है, धमनियों में रक्त दाब को 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, दूसरे प्रसारण, प्रसारण का मतलब फैलना और सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना जो, ठीक है, प्रसारण होता है डिस्टोलिक कहते हैं। सामान्यतः तौर पर पंकुचन 120 मिली एचजी, ठीक है, तथा प्रसारण 80 मिली एचजी होता है। रक्तचाप को डॉक्टर किससे चेक करते हैं, तो स्पेग्नोमीटर से, यंत्र के द्वारा चेक करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न करें कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो औसत जो रक्त प्रति मिनट होता है वो करीब 1200 सीसी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पे देखिए और महत्वपूर्ण क्या क्या पूछ सकते हैं। देखिए मानव वृक्क शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि करना, साथ ही शरीर के विशास यानी कि जो विषैली पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर खाद्य पदार्थ के द्वारा चले जाता है, उसको मूत्र के द्वारा माध्यम से बाहर निकालना। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है और लगभग 1.5 लीटर मूत्र तब्दील करता है, यानी कि 1500 लीटर है शुद्ध खून को शुद्धि करता है और करीब करीब 1.5 लीटर मूत्र को तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट करीब 1200 सीसी रक्त का प्रभावित होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन एक क्या है, तो इंसुलिन एक क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, इंसुलिन पेंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेंटाइड प्रोटीन है जिसकी संरचना 51 एमिनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज की उपाज को नियंत्रित भी करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, तो आप सभी जानते हैं वो क्या है, इंसुलिन एक क्या है, वो हार्मोन है। अगला प्रश्न देखिए जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि महिला सेक्स हार्मोन, जो महिला का सेक्स हार्मोन है वो होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों ही महिला सेक्स हार्मोन होता है। और देख लेते हैं, कह रहे कि एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन फुटिकाओं की थीका या इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवना आरंभ से लेकर रजोनवृत्ति लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन, ठीक है,
प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रोडियल होता है, जिससे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिसमें कि लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय, योनि इत्यादि का समुचित विकास में सहायक होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे यह है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने भूमिका निभाता है, यानी कि दूध जो निकलता है वो कौन से हार्मोन से है। तो वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन आंसर। और देख लेते हैं यहाँ पे और क्या जानकारी है, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, ऑक्सीटोसिन दो लक्ष्य, ठीक है, दो लक्ष्य उत्तेजन टारगेट टिश्यूज होते हैं। स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दूध लैक्टेशन के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दूध उत्प्रेक्षण को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि समान भाषा में बोले तो दूध बढ़ाने का काम करता है। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा दूध के पालक अपने जो दूध ये गाय पालता है, वो जो गाय या भैंस पालता है, वो अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी लगा देते हैं। मान लीजिए कोई आपने देखा होगा जो किसान होता है वो दूध को बढ़ाने के लिए क्या लगा देता है? इंजेक्शन। तो किस चीज की इंजेक्शन लगाता है? ऑक्सीटोसिन का। और ये क्या है? ये एक ऑक्सीटोसिन दूध वृद्धिक हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि गाय और भैंस बाकी इंसानों में भी प्राप्त है, ठीक है, मिलता है, जिसके कारण ही क्या होता है? दूध बन पाता है, जिसे पोटोसिन कहते हैं, जिसे पीटोसिन कहते हैं, ठीक है। तो इन यहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको प्रश्न कराए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों, अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न छांट कर लाया हूं जो बीपीएससी का फेवरेट है, वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा ये कि पौधे होते हैं अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है। तो आप सभी जानते हैं कि वो मृदा से, यानी कि मिट्टी से प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो बीपीएससी का फेवरेट है, और ये भी हाल ही में 67वां बीपीएससी 2022 में से पूछा है। अगला प्रश्न देखिए, बीपीएससी का फेवरेट है, जो बार बार पूछा जाता है, अधिकतर एंजाइम होते हैं, यानी कि एंजाइम क्या होता है, तो वो हमेशा क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, यानी कि हार्मोन जो मिली होती है वो कौन सी प्रोटीन में मिली होती है। तो वो होता है थायरोक्सिन में। किसमें? थायरोक्सिन में। आप ये सभी जानते हैं कि विटामिन जो ये आयोडीन होता है, आयोडीन से ही थायरोक्सिन का निर्माण होता है। और ये जो हमारे गले में होता है ये थायरोक्सिन, अगर कोई थायराइड बीमारी हो जाता है तो किसके कारण से? आयोडीन के कारण से, ठीक है। तो ये रिलेटेड है, हमारा थायराइड ग्लैंड है, कहाँ? गले में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, थायरोक्सिन जो होता है ये हार्मोन में आयोडीन मिलती है। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या मिलती है? आयोडीन मिलती है। और थायरोक्सिन का स्रोत थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्रंथि से ही थायरोक्सिन का हार्मोन स्रावित करने के लिए एक उत्तेजित करने वाला और अंतःस्रावी हार्मोन होता है, जिसे TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन भी कहा जाता है, या फिर थायराइड, ठीक है, थायरोट्रोपिन कहते हैं इसे, जिसका स्राव यानी कि जो सीक्रेट होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी थायरोट्रोप्स कोशिकाएं करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंगा बीमारी हो जाती है, जिसे इंग्लिश में गैटिर बीमारी कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वो गैटिर या फिर घेंगा रोग बीमारी होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि पीयूष, जिसे कि पिट्यूटरी करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, कहाँ पे स्थित होती है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे स्थित होती है। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि होता है ये मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है। एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, कहाँ पर? मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे कोई सा भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि दो ही आंसर है, इसलिए यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे आप देख लिए ग्रंथि जो है पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे ही स्थित होती है, एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि पौधे होते हैं अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है। तो अभी हमने देखा वो प्राप्त करता है मृदा से, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जरूर लाइक कर देगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे और देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। कह रहे जो हरे पौधे होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थ यानी कि भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। यानी कि ऑटोट्रॉप का मतलब होता है स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है कि जो उसके किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो पौधे होते हैं वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो सूरज उसको मिल जाता है, सूरज की रोशनी से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और कहता है कि पौधे द्वारा जल एवं अकार्बनिक तत्व से भूमि से प्राप्त करता है, तथा अकार्बनिक तत्व भूमि से खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। खनिज तत्व या पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहलाते हैं। इनका खनिज पोषण जो खनिज होता है ये मिनरल न्यूट्रिशन कहलाते हैं। तो यहाँ से आप पॉइंट को याद रखिएगा क्या कि स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी उसे कहते हैं कि जो खुद अपना भोजन बना लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण आप सभी जानते हैं
कि अगर पौधे में क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसे आप जो पौधे हरे रंग का होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण ही सूर्य की मदद से वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और उससे वो खाना बनाता है। और इसको विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है नामक कोशिकांग जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, और क्लोरोप्लास्ट में ही हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल या फिर पर्णहरिम, ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा, ये कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि वो है क्या, O2 यानी कि ऑक्सीजन। यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान में ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, यानी कि ग्रहण करता है, जो कि हम लोग छोड़ते हैं, जो मानव जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और वो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वो ऑक्सीजन बदले में छोड़ता है, और वो ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छा प्रश्न लेकर आऊं जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगला यहाँ पे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण को क्या कहते हैं, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो प्रक्रिया है जिसमें कि क्या होता है, पौधे हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ग्रहण कर वायु से लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा शोषित जल से यानी कि मृदा मिट्टी से क्या करते हैं, H2O यानी कि पानी द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। क्या कि सूरज की रोशनी ग्रहण करता है, यानी कि प्रकाश ग्रहण करता है, और वायु से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछे कि पौधा जो है वो सूरज से क्या लेता है, तो सूर्य की रोशनी, और अगर पूछे वायु से क्या ग्रहण करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और नीचे यानी कि मिट्टी से क्या करता है, तो जल, यानी कि सूरज से प्रकाश और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से H2O यानी कि वाटर लेता है, और इन्हीं तीनों को मिला करके वो क्या निर्माण कर देता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। एवं ऑक्सीजन को क्या करता है, अपदान करता है, यानी कि वो क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और उत्पादक के बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर वो निकालते हैं। और वही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। वो देखिए क्या, CO2 प्लस H2O, इसमें 6 और ये बैलेंस करने के लिए 6 प्लस 12 लगाया गया है। प्रकाश और परहरनीम, यानी कि परहरनीम का मतलब वही होता है क्या, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस में 6H2O प्लस में CO2। ठीक है, तो ध्यान रखेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है बीपीएससी का। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। जो सौर ऊर्जा वो एटीपी में क्या बदलती है, तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट पौधे में पाया जाता है वो एटीपी यानी सौर ऊर्जा एटीपी में बदल देता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट बदल देता है। और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है। जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक पादप का एक कोशिकांग यानी कि कोशिका का एक सेल है, जिसमें कि पर्णहरित, जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं, या फिर क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। वर्णक पत्तों को हरे रंग प्रदान करता है, और हरे रंग प्रदान करता है, और हरे रंग पत्ते से ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिससे कि पेड़ पौधे अपना खाना यानी कि भोजन बना पाता है। चलिए अगला देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, आप सभी जानते हैं, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो सेल, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल्स बोला जाता है। क्या, पावर हाउस ऑफ सेल्स, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भ्रूण में किस में मिलता है, भ्रूण किस में मिलता है, तो वो क्या होता है कि भ्रूण जो होता है वो बीज, यानी कि आप कोई भी पेड़ या पौधा देख लीजिए, उसमें जो सबसे पहले क्या होता है, फूल आता है, और उसी फूल से क्या होता है कि फर्टिलाइज होकर यानी कि पुंकेसर के द्वारा उसमें क्या बन जाता है, बीज बन जाता है, किसके बीजांड में बनता है, और वही क्या होता है, एक बीज होता है। तो आप सभी जानते हैं, जैसे नारियल है, नारियल जो आप लोग खाते हैं गैरी, उसमें वो क्या होता है, वो भी एक भ्रूण होता है। कह रहे कि पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरन प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है, कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए एक नहीं, बहुत सारे औषधि हैं। देखिए जो यहाँ पे है एस्पिरिन है, ये भी एक औषधि है। सल्फाग्वाइनोडिन ये भी औषधि है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा औषधि हम यहाँ पे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक या एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, इसको और विस्तार से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कह रहे क्लोरोफेनिकोल, ठीक है, क्लोरोफेनिकोल एवं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है। क्या है, एंटीबायोटिक औषधि है। उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फाग्वाइडिन जो है एक प्रकार का सल्फाडाइन प्रतिजैविक यानी कि सल्फोमेडाइन एंटीबायोटिक है, जो कि जीवाणुरोधी एजेंट, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में कार्य करता है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि टाइफाइड, टाइफाइड आपने सुना होगा, टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो देखिए यहाँ पे जो टाइफाइड या कोलेरा होता है वो किसका उदाहरण है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले करेक्ट, जो टाइफाइड या फिर कोलेरा जल ठीक है, जल जन्य रोगों के उदाहरण है। किसका है, जल जन्य रोगों का। तो यहाँ पे आंसर को जाएगा, देखिए जो टाइफाइड है, जो कोलेरा है किससे होता है, तो ये जल से होता है, यानी कि जल जन्य रोगों का लक्षण है क्या, टाइफाइड और ये कोलेरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है यहाँ पे कि जो ये टाइफाइड या फिर कोलेरा है जल जीव रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग कारण सल्मोनेला टाइफी तथा कोलेरा का कारण विब्रियोजी क्लोरी नामक जीवाणु से होता है। कौन सी, विब्रियोजी क्लोरी नामक जीवाणु से होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। मान लीजिए अगर पानी को आप साफ सुथरा पिएंगे, पानी को उबाल के पिएंगे तो इस बीमारी से राहत पा सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि मनुष्य में, ठीक है, अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषांतक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप वो सभी जानते हैं, वो यकृत यानी कि लीवर हो जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, डैमेज हो जाता है, क्या, यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, इसको और विस्तार से देखेंगे और क्या क्या प्रश्न बन सकता है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, लीवर जो होता है एक मुख्य पाचक ग्रंथि होता है। क्या होता है? लीवर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषांतक यानी कि अफ्लाटॉक्सिन द्वारा प्रभावित हो जाती है। और जो होता है अल्फा टॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे कि सर्जिल तथा पेनिसिलिन की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को क्या कहते हैं, विषांतक कर देती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में सेल्फोइड का निर्माण होता है? क्या, सेल्फ, ठीक है, लिम्फोसाइट। क्या है ये? लिम्फोसाइट, यानी कि मनुष्य के किस शरीर में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है वो किस में होता है कि एक में नहीं होता है, लीवर में भी हो जाता है और ये अस्थि मज्जा में होता है। लिम्फोसाइट का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा, आरबीसी जिसे रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं, उसे ही बोला जाता है। और यहाँ पे अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं इंग्लिश में बोन मैरो, यहीं पर इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे होते हैं उसका यहाँ पे यकृत में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से एक से ज्यादा हो जाएगा। और डिटेल से इसको जान लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे क्या कहते हैं, मनुष्य के शरीर में तिल्ली, ठीक है, तिल्ली या प्लीहा, स्प्लीन, थाइमिस ग्रंथि यानी अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो कहते हैं, इसी में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका है। क्या है? WC। इसको ध्यान रखिएगा, जो ये लिम्फोसाइट है, ये क्या है? लिम्फोसाइट को कहते हैं WBC। ठीक है, WBC हमारे शरीर में कोई रोग वाहक, यानी कि जो अगर हमारे शरीर में कोई रोग या फिर कोई बीमारी इंटर कर जाती है तो WBC ही क्या करता है, उससे लड़ाई करके उसको खत्म करता है। तो यानी कि लिम्फोसाइट को क्या कहते हैं? WBC कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आता है, और अगर जो आरबीसी होता है उसको कहते हैं लुकोसाइट और लिम्फोसाइट को कहते हैं WBC। तो इस दोनों को ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो गश्ती सेना का मतलब होता है पेट्रोलियम आर्मी, जिसे कहते हैं कि मतलब कि पूरे शरीर में घूमता रहता है। कहीं से भी अगर हमारे शरीर में बीमारी या फिर रोग एंटर होता है, फटाक से उसको दबोच को पटक देता है। कौन? WBC, जिसे कहते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर में घूमती रहती है और इसी को क्या कहते हैं, सुरक्षा तंत्र के हमारे शरीर के भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत बार क्वेश्चंस को यहां से पुटअप करता है। अगला कह रहे हैं ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन किससे संबंधित है? तो वो क्या होता है? कर्क रोग। और ये कर्क रोग किसे कहते हैं? आपने पहली बार सुना होगा। तो कर्क रोग एक कैंसर होता है और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है और ये इसी से यहाँ पे संबंधित है। क्या कि ऑन्कोजीन संबंधित क्या होता है? कर्क रोग से। या कर्क रोग क्या होता है? कैंसर होता है। कैंसर के अध्ययन को ही ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उससे आपका कुछ जाएगा नहीं, यानी कि पैसे नहीं लगेंगे और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए देखते हैं और विस्तार से। कह रहे कि ऑन्कोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर या कर्क रोग कहते हैं उत्तरदायित्व होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी और 1970 में खोजा गया था। यह एक घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था। किसमें? सबसे पहले मुर्गियों में कैंसर वायरस को देखा गया था। कब? 1970 में खोजा गया था। रॉस सरकोमा, कौन? रॉस सरकोमा वायरस नामक का नाम दिया था। कब? उस समय रॉस सरकोमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कह रहे कि रक्त कैंसर। देखिए, रक्त कैंसर को क्या बोलते हैं? लुकेमिया। पेपर में कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको रक्त कैंसर नहीं पूछेगा और यहाँ पे बोल देगा कि लुकेमिया क्या है। तो वो क्या है? एक रक्त कैंसर है कि रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक क्या है। तो देखिए, जो रक्त कैंसर होता है, जो ब्लड कैंसर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? लुकेमिया भी कहता है। और वहां पे कोबाल्ट 60 और इसके पास फॉस्फोरस यानी कि P। यहाँ पे पेपर में फॉस्फोरस 32 नहीं है। आपको यहाँ पे पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है। पेपर में P यहाँ पे 32 और यहाँ कोबाल्ट, यानी इन दोनों से ही ब्लड कैंसर की उपचार किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो आंसर सही है, यानी कि C भी आंसर है और D भी है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? रेडियो फॉस्फोरस। ठीक है, रेडियो फॉस्फोरस को यानी कि P32 कहा जाता है और इसी को और तथा कोबाल्ट 60, यानी कि आपसे पूछा जाएगा ब्लड जो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर को किस चीज से ठीक किया जाता है? तो वो होता है कोबाल्ट 60 और फॉस्फोरस 32, यानी P32 भी बोला जाता है। ठीक है, और आप याद रखिएगा जो ब्लड कैंसर होता है उसे लुकेमिया भी कहा जाता है। एक प्रकार का क्या होता है? एक रक्त कैंसर होता है और इसका इलाज में किया जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग मतलब अभी जिसे कैंसर से रिलेटेड है, उत्पन्न कर सकता है, उसका उपचार भी कर सकता है। तो आप सभी जानते हैं कैंसर रोग के उपचार करने के लिए क्या किया जाता है? तो आयनीकरण का उपयोग किया जाता है। आयनी विकरण का मतलब होता है रे यानी कि किरण। ठीक है, इसको और देख लेते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट बन सकता है। कह रहे कि आयनी विकरण वह कारक है, क्या है? कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसमें कहते हैं विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाएं होती है, संकुचित गांठ को नष्ट करने की आयनीकरण या विकिरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अनुसंसाधनों से नष्ट हो गया या फिर निम्न एवं विकिरण एक एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहे सहज प्रणाली का प्रवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, वो तो कौन सा हो जाएगा, वो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। क्या हो जाएगा, स्वपोषी क्रिया। कह रहे सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से क्या होता है, प्रणाली स्वपोषी। यहाँ पे और विस्तार से इसको देखते हैं। क्या है, कह रहे कि सहज प्रणाली मुख्यतः तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। ठीक है, यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, अतः यह सहज प्रणाली के विकास को प्रणालियों की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे पॉइंट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है कि शरीर का तापक्रम क्या है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम क्या है, नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी कि हमारी बॉडी में एक होता है हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस एक हार्मोन्स होता है जो कि हमारे शरीर में यानी कि जो टेम्परेचर होता है, जैसे कि हमारी बॉडी का कितना गर्म रखना चाहिए, कितना ठंडा रखना चाहिए, इसके अलावा जो हमारे शरीर में जो भी होता है कि जैसे भूख, प्यास, प्यार, हंसी, खुशी, ये सब जितना भी चीजें हैं क्रिएट कराता है, ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। और यही बताता है कि तुम्हें भूख लग गया, तुम्हें प्यार करना है, या फिर जो भी सारी की सारी चीजें क्या है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए और इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको देख लेते हैं। कह रहे देखिए मानव शरीर का ताप साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी कि हमारे शरीर का, अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर कितना गर्म होता है, यानी कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, अगर आपसे सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा है। लेकिन अगर वही अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो फ़ारेनहाइट पे 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इस दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, कहते हैं मानव शरीर के तापक्रम को स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। ठीक है, मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग ही इस क्रिया का नियंत्रित या नियंत्रणता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो अभी हमने देखा कि वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस ही हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जीन के मिश्रण यानी कि जिसे कहते हैं ब्लेंडिंग से, ठीक है, उससे भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव के कारण भी होता है, और जीन के मिश्रण और सैंपलिंग के कारण भी होता है, सफलिंग के कारण भी होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ एक से ज्यादा जैसे उपयुक्त में से सभी के सभी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, कह रहे कि जीन के सम्मिश्रण जैसे क्रोमोसोम में बदलाव जीन के मिश्रण या उपयुक्त तीनों ही है, लेकिन जनन से अनुवांशिक विचरण होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे डीएनए को किससे अंतःपात्र माना गया। सबसे पहले ये बताइए तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं किसने अंतःपात्र में बनाया, तो वो कहता है आर्थर कॉर्नबर्ग ने इसे बनाया। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले देख लेते हैं। पार्किंसंस की बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसको, पार्किंसंस की बीमारी के उपचार के लिए, यानी एक बीमारी होता है जिसका नाम है पार्किंसंस, और ये इसी बीमारी के उपचार के लिए, विकास के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो और किसी को नहीं, आर्विड कार्लसन को किया गया। किसको, आर्विड कार्लसन। आर्विड, और ठीक है क्या नाम है, आर्विड कार्लसन। ठीक है, इसको पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके बारे में देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए, विकास के लिए स्वीडिश यानी कि स्वीडन का एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, जिसका नाम था वो क्या था, न्यूरोलॉजिस्ट था, आर्विड कार्लसन ने 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। मतलब हमारे शरीर में क्या होता है, डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। कहाँ पे, हमारे मस्तिष्क में। और उसी में कहते हैं पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल्स गैलेनिया, ठीक है, गैग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने में वाली तंत्रिका कोशिका का एक क्षय होने लगता है, जो कि शरीर में कंपकपी, क्या होता है, शरीर में कंपकपी यानी कि वाइब्रेट होने लगता है और अकड़न सा महसूस होता है। इसके अलावा अक्षमता यानी कि एकेंसिया जिसे कहते हैं कि मतलब कि आपको वीकनेस से महसूस होगी कारण बनता है। इनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण ही होता है, और इसी के लिए इन्हें कारगर औषधि यानी कि एल डोपा विकसित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न कर कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा है। तो वो सभी जानते हैं, वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो कि स्वयं को विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है, यानी कि खुद। तो वो कौन है, माइकोप्लाज्मा। अभी हाल ही में इस क्वेश्चन को पूछा है 2022 में। देखते हैं क्या अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो अब सभी जानते हैं एंजाइम जो होते हैं किसमें, अधिकतर प्रोटीन में पाया जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं जो मुक्त है, कह रहे एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजन यानी पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता, यानी कि कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो वो और कुछ नहीं होता, वो हो जाएगा विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है, विषाणु यानी वायरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है। कह रहे कि विषाणु शब्द की उत्पत्ति जो होता है लैटिन शब्द से वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विष अणु। क्या होता है, विष अणु।
अकोशिकाएं अति सूक्ष्म जीव हैं जो कि केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। क्या वंश वृद्धि कर सकते हैं? रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड के खंड है। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव प्रक्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणु हो सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिल तथा मेलिंडा गेट्स कह रहे कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान, ठीक है, आवाहन क्या लिखा है? आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यक्रम चलाया है? तो आप सभी जानते हैं वो है HIV या फिर एड्स। क्या है? HIV या फिर एड्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहला आह्वान की शुरुआत किया गया था कब? 2023 में। पेपर में ये पूछा जाएगा कि आह्वान क्या है, तो क्या है ये? एड्स और एड्स की रोकथाम के लिए, HIV और रोकथाम के लिए इसकी शुरुआत किया गया था, यानी कि पहल की गई थी। सर्वप्रथम मानव हृदय के प्रतिरोपण। देखिए मानव हृदय के प्रतिरोपण का मतलब होता है कि अगर किसी की बॉडी के अंदर अगर उसका हृदय यानी कि खराब हो जाता है, हार्ट यानी कि जो खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में कहते हैं उनको हार्ट को ट्रांसप्लांट यानी कि दूसरे व्यक्ति से हार्ट निकाल करके, जिसका कि जैसे डेथ हो जाता है, उनके हार्ट क्या कहते हैं उसमें लगा दिया जाता है। यही है, तो वही कह रहे कि सबसे पहला ऐसे करने वाला कौन देश बना है? तो वो हो जाएगा हमारा और कोई नहीं, दक्षिण अफ्रीका ऐसा करने वाला देश बन गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर किशन बेनार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे। उन्होंने क्या किया? जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलता प्रतिस्थापन यानी कि ट्रांसप्लांटेशन क्या है? पेपर में ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले वैसे कौन से डॉक्टर है जिसने कि हृदय यानी कि हार्ट को ट्रांसप्लांट किया है, यानी कि एक दूसरे में लगाया, तो हो जाएगा डॉक्टर किशन बेनार्ड। कहाँ के थे? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहे कि जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु जिसे कहते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने किया है? तो ये पेपर में आएगा। ठीक है, कह रहे कि ल्यू वैन हुक ने क्या है? किसका? जीवाणु की खोज यानी कि बैक्टीरिया का खोज। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? कह रहे ल्यूवेन हुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु की पहचान की थी। यानी कि इन्होंने एक सूक्ष्म लेंस बनाया था जिससे ही पहचान किया था क्या? कब? 1976 में। क्या? कि सूक्ष्म जीव की कोई बैक्टीरिया भी होता है। अगला प्रश्न देखिए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है और हाल ही में बीपीएससी ने इसको पूछा 2022 में। क्या पूछा है? किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? यानी कि टीकाकरण की शुरुआत की, इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन बनाया। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ कौन से? एडवर्ड जेनर। कौन? एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की। कौन? एडवर्ड जेनर। ठीक है, चलिए इसको और देख लेते हैं। कह रहे कि अब एडवर्ड जेनर ने 1796 में, कब? 1796, देखिए कितना पुराना है। 1796 में सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत किया था। कब? यानी कि इंजेक्शन जो आप अभी देखते हैं कि तुरंत राहत के लिए प्रयोग की जाती है, और वो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने ही किया था। कब? 1796 ईस्वी में। इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न पूछा ये कि ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो क्या है? तो वो है ये बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया की मदद से क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल होता है। मान लीजिए कि कोई आप मान लीजिए कि केला है या फिर कोई जैसे खाद्य पदार्थ है, कुछ आप देखते होंगे कि कुछ दिन में के बाद खराब हो जाता है, तो बैक्टीरिया के कारण ही क्या होता है कि डिग्रेडेबल हो जाता है। उससे कोई चीजें भी बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जैसे कि कूड़ा कचरा होता है तो वो एक ऐसे गड्ढे में रखते हैं जिसमें गाय भैंस का जो मूल मूत्र होता है वो सब रख के उसके बाद क्या होता है कि उससे खाद यानी कि उर्वरक खाद बना देते हैं और फिर उसको खेतों में छिड़कते हैं, तो वो क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि संवहनी यानी कि वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? तो आप वो सभी जानते हैं, उसमें एक होता है जाइलम टिश्यू, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम होता है जो जड़ के माध्यम से जितने भी नीचे यानी कि पृथ्वी यानी कि मिट्टी से जितने भी जल या फिर खनिज पदार्थ होता है वो जाइलम की मदद से पूरे पौधे में क्या करता है? पहुंचाता है। अब फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम क्या होता है? सूर्य की रोशनी के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो खाना बनाता है वो खाना पूरे शरीर में पहुंचाता है। यानी कि जाइलम का काम होता है पूरे शरीर में खनिज और लवण प्लस जल को पूरे शरीर में पहुंचाना, यानी कि पेड़ में पहुंचाना। और इसके बाद जो फ्लोएम का काम होता है जो सूर्य की रोशनी की मदद से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाना बनाता है पूरे पेड़ में तना में पहुंचाना। ठीक है, जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जो जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम के द्वारा पहुंचाता है, उत्तक द्वारा ही ले जाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पे 37 कहीं नहीं है, तो 37 के आसपास देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो यहाँ पे 98.4 नहीं 98.6 फ़ारेनहाइट में पूछा है, दोनों आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचा विचारी मत करिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36 लगभग कितना? 37 डिग्री आप याद रखेगा। फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो 98.4 नहीं बल्कि 98.6 आप याद रखेगा, जिसे आप 98.6 भी कहते हैं। अगर पेपर में ये ना रहे तो आप ये लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता रक्त ग्रुप कौन सा होता है? तो आप सभी जानते हैं जो सर्वदाता होता है वो ओ होता है, लेकिन ओ में भी आजकल ये पूछने जाने लगे नेगेटिव में। ये बहुत पहले पूछा था तो ये पूछा जाता था, लेकिन अब सबको याद होता है, इसलिए यहाँ पे अब पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात हो जाती है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और यहाँ पे ओ नेगेटिव। लेकिन
अगर आपसे वही पूछे कि सर्वदाता की जगह सर्वग्राही यानी कि ले कौन सकता है, तो आप याद रखिएगा ए बी, और ए बी में क्या होगा, ए बी पॉजिटिव में याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं इसी को यहाँ पे डिटेल में। कह रहे ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, लेकिन इसलिए सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, लेकिन ए वर्ग की वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग रुधिर से दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति से नहीं दिया जा सकता है, अतः ए बी वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं। यानी कि ए बी जो पॉजिटिव होता है उसे सर्वग्राही कहते हैं, और ओ ई नेगेटिव में यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए जो कि महत्वपूर्ण है, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है, कहीं ले कौन सकता है, तभी अभी बताया वो ए बी क्या करता है, सभी से ले सकता है, और वो जो यहाँ पे ओ नेगेटिव होता है वो सभी से क्या कहते हैं, सभी को दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए करें ए बी रक्त समूह सार्वभौमिक यानी कि स्वीकार यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जबकि ओ जो नेगेटिव होता है सार्वभौमिक दाता यानी कि सर्वाधिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहे हड्डियों की पढ़ाई, ठीक है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, यानी कि हड्डी की जब अध्ययन किया जाता है वो किस शाखा के अंदर आता है, तो उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। परंतु कई बार ये पूछा जाता है जो दांतों का अध्ययन किया जाता है, दांत भी तो एक हड्डी है, तो दांतों का जो अध्ययन किया जाता है वो भी ऑस्टियोलॉजी में आता है क्या, नहीं, तो दांतों के अध्ययन को बोला जाता है, ठीक है, ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, लेकिन अगर जो हड्डियों के अध्ययन की बात की जाती है तो वो हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए क्या है कि ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, और ओरोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी पर्वत और हड्डी ऑस्टियोलॉजी, और जो सेरोलॉजी होता है इसके अंदर रुधिर यानी कि सीरम वैज्ञानिक के अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जियोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें पाए जाने वाले पदार्थों का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो वो निकलती है 31 जोड़ी। कितनी, 31 जोड़ी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है करके मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, 2 दांत। आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर में टोटल कितने दांत होते हैं, तो टोटल दांत 32 होते हैं, लेकिन दांत जो कुछ जैसे कि मानव शरीर में होते हैं 20 दांत ऐसे होते हैं, यानी कि 20 टीथ इतने होते हैं जो कि जीवन में 2 बार निकलता है। कितने, 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, तो वो होते हैं 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 6 से 10 साल की उम्र में क्या होता है कि जो दूध के दांत होते हैं वो टूट कर फिर वो परमानेंट वो फिर वो उगते हैं, दांत होते हैं, तो वो कितने दांत होते हैं, तो 20 यानी कि 20 दांत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि पॉइंट और क्या बन सकते हैं। मनुष्य के जीवन में काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल एक ही बार पैदा होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां या फिर हड्डियां होती है। मनुष्य के जो शरीर है उसके शरीर में यानी कि हेड में, सिर में यानी कि खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो वो 28 हड्डी पाई जाती है मनुष्य की खोपड़ी में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए और कुछ यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं क्या बन सकता है। एक वयस्क मानव यानी एक वयस्क मानव में कंकाल में औसतन 206 अस्थियां यानी कि 206 हड्डियां पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के जो एक वयस्क मानव है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206 हड्डियां पाई जाती है। लेकिन वही अगर पूछे कि बच्चे यानी कि बच्चे 6 से 8-10 साल के उम्र के बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाएगी, तो वहां पे क्या होता है कि 208 हड्डी पाई जाती है। तो ये जैसे बच्चा होता है, बच्चा होने यानी कि बड़ा होने के बाद 2 हड्डियां घट जाती है। क्योंकि कैसे, तो जो कान के स्टेपिस जो 2 हड्डियां होती है बचपन में दोनों हड्डियां एक दूसरे से अलग होती हैं, लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है तो दोनों हड्डियां जुड़ जाता है, इसलिए 2 हड्डी कम हो जाता है और फिर वयस्क होने पर 206 हड्डियां हो जाती है। और देख लेते हैं कहां पे कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है। जो कपाल होता है वो अस्थियां कपाल में 8 पाई जाती है, मुख यानी कि मुंह में 14 पाई जाती है, कंठिका में 1 पाया जाता है और कान में कितने हड्डियां पाई जाती है, 6 हड्डियां पाई जाती है। और देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां, जो मनुष्य के शरीर होता है उसमें पैर की हड्डियां होता है क्या, सबसे ठोस होती है। लेकिन याद रहे मनुष्य के सबसे ठोस हड्डी जो होती है, कठोर हड्डी होती है, वो दांत के एनिमल होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे दांत के एनिमल्स यहाँ दिया नहीं है, इसलिए आप याद रखिएगा वो हो जाएगा मनुष्य के यहाँ पे जो पैर की हड्डी होती है वो भी ठोस होती है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई जगह बीपीएससी द्वारा पूछा गया था। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं वो प्रश्न छांट कर लाऊं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मील की पत्थर साबित हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न छांट कर लाया हूं जो बीपीएससी का फेवरेट है और ये बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो आप सभी जानते हैं अधिकतर जो एंजाइम पाया जाता है वो किसमें, प्रोटीन में। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखिए ये अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी 2022 में 67वीं बीपीएससी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि और महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगला प्रश्न करें सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह कौन सा होता है। तो देखिए क्या होता है कि सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो बोला जाता है उसको एबी को बोला जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं एबी पॉजिटिव भी होगा तो एबी पॉजिटिव आप याद लगा दीजिएगा। लेकिन आपसे बोला जाइए
कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, दाता यानी कि सार्वभौमिक देता कौन सा ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप ओ हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्वीकार पूछे रिसेप्ट तो ए भी, और अगर डोनर पूछे तो ओ हो जाएगा। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि ये भी महत्वपूर्ण है। कह रहे कोशिका का शक्ति केंद्र कौन सा होता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, या फिर हिंदी में बोलेंगे कोशिका का शक्ति स्रोत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी जानते हैं जो बच्चा होता है, यानी कि छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे में हड्डियों की जो संख्या होता है वो 208, लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है, यानी कि 15-20 साल का हो जाता है, तो 2 हड्डी घट के हो जाता है 206। परंतु यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको ना तो 208 दिख रहा होगा ना ही 206 दिख रहा, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। कह रहे कि 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है, यानी कि पहले भाग को कहते हैं अक्षीय कंकाल और दूसरे भाग को कहते हैं उपांगीय कंकाल। ठीक है, इन पॉइंट को आप याद रखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, कौन सी है, तो हो जाएगा एंजाइम, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला कुछ और क्या क्या प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं उससे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो कि एक प्रोटीन है, अन्य उत्प्रेरक की तरह भी अभिक्रिया की गति तेज करता है। जीवों में ज्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति से ही होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही प्रकार की कार्य करता है। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स करें, इसलिए यह पदार्थ का निर्माण और संश्लेषण दोनों ही उत्प्रेरित करता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए, जो फेवरेट है, करें विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी जो विटामिन की खट्टे फलों में पाया जाता है उसे चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, यानी कि जो आपकी स्किन होता है, स्किन जो खट्टे पदार्थ अगर खाएंगे तो स्किन बहुत सुडोल होगा, स्किन आपका स्मूथ होगा। तो वो कह रहा है कि कौन कौन से, यानी कि खट्टे पदार्थ, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं जो खट्टे फल होते हैं उसमें से विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि आंवला हो गया और भी बाकी जो खट्टे पदार्थ हो गए। ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि विटामिन सी ठीक है, रसदार फल होता है, विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है। प्रश्न यहां से कई सारे बन सकते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि विटामिन सी किस किस में फल में पाया जाता है, तो देखिए विशेषकर आपका जो आंवला है इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है, संतरा और नारंगी और अमरूद में पाया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर बनने की संभावना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कह रहे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, यानी कि विटामिन सी को क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूध किसका घटिया स्रोत है, दूध जो है वो किसका घटिया स्रोत है। घटिया स्रोत का मतलब होता है कि जो कम मात्रा में पाया जाता है। देखिए दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, ठीक है, प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी भरपूर मात्रा में किसमें पाया जाता है, और दूध में पाया जाता है। मतलब कि इसको पूरक पोषक तत्व बोला जाता है, किसको, दूध को, यानी कि दूध में सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन जो सी है, विटामिन सी भी पाया जाता है, परंतु विटामिन सी दूध में कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहां पे हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। अगर आपसे पेपर में यह पूछा जाए कि संपूर्ण आहार किसे माना जाता है और ऑप्शन में आपको दिया रहे, तो आप सबसे पहले टिक करेंगे दूध को। ठीक है, इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। सभी अनिवार्य पोषक तत्व का मतलब होता है कि हमारे शरीर को जिस पोषक तत्व की जरूरत होती है वो सभी पोषक तत्व दूध में विद्यमान रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि विटामिन सी मात्रा में अत्यधिक कम होता है, यानी कि विटामिन सी भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि विटामिन सी जो है ये घटिया स्रोत यानी कि पुअर सोर्सेस है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो अभी अभी हमने जाना विटामिन सी को कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी को यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, थायमिन। विटामिन जो बी होता है उसको थायमिन कहते हैं, और विटामिन ए जो होता है उसे रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, समझ रहे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ। आपने देखा होगा जो सेल्स होता है, ठीक है, सेल्स यानी कि कोशिका जिसे कहते हैं, उसमें ज्यादातर, या फिर हम अपने मान लेते हैं शरीर में ही, तो शरीर में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, वाटर यानी कि पानी पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो सेल्स होगा, सेल्स में भी सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, पानी ही पाया जाएगा, यानी कि जल पाया जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा कि निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है, तो आप सभी जानते हैं कि निषेचन का जो प्रक्रिया हो तो वो अंडवाहिनी में होता है। कहां पर, अंडवाहिनी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको और कुछ प्रश्न यहां से बन सकता है, वो देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है। देखिए मानव में
आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक का मतलब कि अंदर, यानी कि मानव के अंदर निषेचन होता है। कह रहे कि मैथुन प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं और शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय या चलायमान या कह सकते हैं गतिमान होता है। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रवेश होकर गर्भाशय के ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं और अंततः सिर्फ एक शुक्राणु ही कहाँ जाता है, अंडवाहिनी में, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, नली में अंडाणु को निषेचित कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। अगला यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज, यानी कि आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है वो कौन है, तो क्रोमैग्नन मनुष्य है, ठीक है, क्रोमैग्नन, ठीक है, क्रोमैग्नन क्या है, मनुष्य है जो आधुनिक का है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज होगा वो क्रोमैग्नन मनुष्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला और कुछ यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। क्रोमैग्नन आधुनिक मानव से मिलता जुलता है, ठीक है, या आज के मानव के मन, ठीक है, आज के मानव के एकदम सामान्य 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा साधा था। पाषाण युग में रहता था, कब, पाषाण युग में रहता था। और ये अस्थि औजारों का प्रयोग करता था, यानी कि हड्डियों के जो औजार होते थे उसका वो इस्तेमाल करता था। पशुओं की खाल को सीलकर पहनने की योग्यता रखता था, यानी कि उतना उसे वो नॉलेज था कि पशु के खाल को छीलकर उसे सीलकर और उसे बस्तर बना ले, वस्त्र बना ले, बिस्तर बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन पशु के खाल को क्या करके, सील करके। मानव गुफाओं में रहता था, यानी कि गुफा ये बनाते थे और उसी गुफा में ये बसते थे। गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। कौन सा, क्रोमैग्नन, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं क्या प्रश्न है जो कि फेवरेट है। कह रहे देखिए विकास का मुख्य कारक है, तो आप सभी जानते हैं विकास का जो मुख्य कारण है वो प्राकृतिक वरण है, प्राकृतिक का वरण ही। यहाँ पे कुछ और प्रश्न जो बन सकता है, कह रहे आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जाति के अभिद्वितीय, ठीक है, अभिद्वितीय को अनुवांशिक विविधताओं के अनुज्ञ, ठीक है, अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, तो अभी हाल ही में बीपीएससी ने इसे पूछा है, कह रहे कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, कवक जो है पौधों में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी, सूर्य के प्रकाश में भी, लेकिन किस में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें लगे हाँ कि ठीक मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आ रहा हूं और आपके लिए ये लाभदायक है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यह कारण अभी इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है। मतलब कि जो कवक होते हैं इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है और यही कारण है कि इन्हें पादप जगत में नहीं रखा जाता है। हालांकि पहले इन्हें पादप जगत में रखा जाता था, लेकिन अभी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कह रहे कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकन बनता है। पेपर में यहाँ पे एक प्रश्न यही पूछ देता है कि लाइकन किस से बनता है, तो आप बोलेंगे शैवाल और कवक के मिलने से लाइकन का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे बताइए कि क्या कहते हैं, जो शैवाल और कवक मिलते हैं तो उससे कुछ नहीं, म्यूचुअलिज्म, क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म, क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म उसे बोला जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न बन सकता है उसे देख लेते हैं। कह रहे कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकन बनता है, एक पॉइंट तो यहाँ ये याद रखिएगा आप, जिसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं, यानी कि दोनों ही लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करता है, स्वयं तथा कवकी घटक के लिए प्राप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, कह रहे प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र पर है। क्या कह रहे हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है, तो वो क्या है, स्पाइनल कोड में है, जिसे कहते हैं कैसुरुक रज्जु, स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कोड में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और विस्तार से जान लेते हैं कि स्पाइनल कोड होता क्या है, कहाँ पे होता है। देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कैसुरज्जु में होता है। मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना है, ठीक है, मेंडुला और ओब्लंगेटा से आरंभ होकर केसुरुक दंड में घिरा हुआ है, नीचे की ओर विस्तारित होता है और क्या है, मस्तिष्क का आवरण जो होता है द्वारा ढका होता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरुतंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए जो कि महत्वपूर्ण है, कह रहे हैं कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से, ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सी गैस है, यानी कि कौन कौन से हैं। तो आप सभी जानते हैं जो ये फल होते हैं, यानी जो कच्चे फल होते हैं उसे पकाने के लिए या तो वो प्राकृतिक रूप से पक जाते हैं, यानी कि पेड़ पे ही, या तो फिर अगर कच्चे तोड़ लेते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल जो गैस होती है, ठीक है, कृत्रिम जो गैस होती है उसमें डालकर उसे पकाया जाता है। तो मुख्य रूप से उसमें एसिटिलीन और एथिलीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे है क्या, एसिटिलीन और एथिलीन, ये दोनों ही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो फलों को पकाने के लिए
क्या एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है? वर्तमान में एसिटिलीन जो है फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कारण क्या है कि जो एसिटिलीन है वो ह्यूमन बीइंग के लिए, कि मानव के लिए ये हानिकारक गैस है। इससे कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो एसिटिलीन है इस पे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि फल पकाने के लिए आप एसिटिलीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। पेपर में यह पूछा जाएगा कि अभी सबसे प्रमुख जो गैस है जो कच्चे फलों को पकाते हैं वो कौन सी है, एसिटिलीन है या फिर आप एथिलीन है? तो आप प्रयोग यूज करेंगे, आप आंसर करेंगे एथिलीन, क्योंकि जो एसिटिलीन है इसको क्या कर दिया है, प्रतिबंध कर दिया गया है। किसको? एसिटिलीन को। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, पौधे की भांति पौधा मिलता है। ठीक है, तो वो किस में हो जाएगा? तना काट में, तना काट में पौधों की भांति पौधा। कहने का मतलब यह है कि एक पौधा से पौधा बन जाता है। कैसे? मान लीजिए कि आपका जो गुड़हल का पौधा होता है, उस गुड़हल या फिर गुलाब के पौधे में से एक टहनी को काट लो, यानी कि एक तना को काट लो या टहनी को काट लो और आप उसे मिट्टी में लगा दो, तो वो दोबारा वो पौधा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि पौधा बन जाएगा। यही इसमें बोला है। ठीक है, तो इसको और डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे डिटेल आप जानिएगा, तो इसमें देखिए गुड़हल आपको बता ही दिया, गन्ना आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या गुलाब भी है। ये कुछ प्रमुख पौधे हैं जिसे आप टहनी काट के लगा सकते हैं। ठीक है, पानी मिट्टी से जड़ों, देखिए पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परासरण। परासरण कह रहे पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं जो पौधे होते हैं पत्तों के द्वारा गर्मी के मौसम में जब सूर्य की रोशनी की मदद से होता है, हीट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि ऊपर की ओर उड़ता है, उसी को कहते हैं इवोपरेशन। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है। क्या कारण होता है भैया? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जल के बाहर जब मछलियों को निकाले जाते हैं तो ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण वो मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वे सांस नहीं ले पाता है। क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता है, कारण क्या होता है? चलिए अभी हम आगे इसको देखते हैं कि क्या कारण होता है। ठीक है, विस्तार से यहाँ पे देखिए कह रहे कि हवा में लगभग 21% जो है ऑक्सीजन होता है। तो हवा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं हवा में सबसे ज्यादा यानी कि 78%, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 या 0.9 तापमान पर निर्भर करते हैं। ऑक्सीजन है, किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो ऑक्सीजन की कमी होने से वाली घुटन के कारण वो क्या करता है? मर जाता है। इसका कारण है कि वह पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी करता है। ठीक है, अब यहाँ कह रहे कि पतले चट्टे गलफड़े में एक गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, जो गलफड़े होते हैं एक कागज की भांति कार्य करता है। पानी से बाहर निकालने पर यह गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? सतही जो क्षेत्र होता है वो कम हो जाता है और घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है? मछलियों की जान चली जाती है, यानी कि मछली का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं उसे कहते हैं आवास। जहां पर जीव रहता है उसे क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि किसी प्रजाति विशेष के पौधे या फिर जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह यानी कि एक्चुअल जो लोकेशन होता है वह आवास, हैबिटेट कहलाता है। क्या बोलते हैं? एक्चुअल लोकेशन जो होता है उसे हैबिटेट या फिर उसे आवास कहते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे छांट कर प्रश्न लाऊं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कह रहे कि मधुमक्खी की कॉलोनियों के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? यानी कि कह रहे कि एक मधुमक्खी अगर दूसरे एरिया में चला जाए तो एक मधुमक्खी कैसे उसे पहचानेगा? ये हमारे ही सदस्य है। तो देखिए वो क्या करता है? गंध से, किससे? गंध से पता कर लेता है कि हमारा ही फैमिली का मेंबर है, हमारा ही दादा है, हमारा ही चाची, हमारा ही चाचा है। कौन? मधुमक्खी। अब वो देखिए नृतक से भी पहचानते हैं, लेकिन जिस दिशा में मधुमक्खी को कुछ वहां पे मीठा चीज मिलता है या उसे खाने का चीज मिलता है तो उस स्थिति में वो डांस करता है। कौन? मधुमक्खियां। और डांस से पता कर सभी को कर देता है कि यहाँ पे हमें क्या मिला है? रस मिला है या फिर मीठा चीज या मीठा फूल कुछ मिला है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, और डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती है। कह रहे कि जितने भी पक्षियां होती हैं वो हम जैसे कि एक दूसरे से सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं बोलकर, भाषा से, इशारों से, उसी तरीके से जो पक्षियां होती है उनमें भी
सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन उनमें तो भाषाएं होती नहीं है। फिर वो सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो वो क्या करते हैं, दृष्टि से, आवाज से, स्पर्श से, अपने गंध द्वारा छोड़े गए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। मधुमक्खियां भोजन की दिशा यानी कि जिधर उसे भोजन मिलता है स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है, यानी कि वो विभिन्न प्रकार के डांस करती है कि इधर भोजन मिला है। अब बाकी उसी के साथ सारी की सारी मधुमक्खियां उसी के पीछे चली जाती है। जबकि एक दूसरे को गंध से क्या कहते हैं, पहचानते हैं। दो महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट बन जाता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दिया गया है। क्या कि एक दूसरे को जो पहचानते हैं गंध से, और उसके बाद अगर भोजन कहीं मिलता है तो नृत्य करके यानी डांस करके एक दूसरे को बताता है। ठीक है। अगला देखिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ठीक है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो वो सभी कौन सी धातु होती है? वो धातु होती है लोहा। ठीक है, क्या होता है? लोहा। और लोहा आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। और हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम है एनीमिया। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहे कि मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो कि सभी स्तनधारियों में मांसपेशियों में पाया जाता है। कहां पर? सभी स्तनधारियों में मांसपेशियों में पाया जाता है। जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहे कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं को कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य होता है, अगर देखिए खून में किसी भी तरीके की दिक्कत हो जाती है, ऑक्सीटॉक्सिन या फिर कोई भी कुछ ब्लड में हानिकारक पदार्थ मिल जाता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं? डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस का मतलब होता है कि ब्लड को शुद्धिकरण करना। होता क्या है कि डायलिसिस के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उस ब्लड को निकाला जाता है और दूसरी ब्लड को चढ़ाया जाता है, उसी को कहते हैं डायलिसिस करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह, मधुमेह को कहते हैं डायबिटीज। ठीक है, तो किसके कमी के कारण होता है? तो वो इंसुलिन की कमी से कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसे सिर्फ ये बीपीएससी नहीं, एसएससी बीपीएससी बहुत सारे इसको क्वेश्चंस को पूछा है। इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। पेपर में कई बार यह भी पूछा जाता है कि इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है, तो आप बताएंगे कि ग्लूकोज का नियंत्रण करना। इसकी कमी से ही रक्त में ग्लूकोजन का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि ग्लूकोज का नियंत्रण है वो नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए आगे कह रहे कि एड्स। ठीक है, क्या है? AID एड्स। ठीक है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो आप सभी जानते हैं वो होता है विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पेपर में कई बार पूछ देता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जाता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला कुछ और देख लेते हैं, कह रहे कि एड्स एक विषाणु जनक, यानी कि एड्स जो है वो क्या? वायरस है। वायरस को ही कहते हैं विषाणु रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु यानी कि HIV, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं, HIV। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि HIV द्वारा होने वाला रोग, यानी HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो अभी अभी हमने जाना वो कौन सा है? एड्स है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे कि निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया एक संक्रमण है, तो आप सभी जानते हैं निमोनिया जो है वो संक्रमण है। और किसके कारण? यहाँ पे देखिए फेफड़ों का। क्या है? फेफड़ों का एक संक्रमण है। कौन? निमोनिया। इसको ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, देखिए 67वें बीपीएससी 2022 को देख लेते हैं और विस्तार से इसे कह रहे हैं कि निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों में प्रदाह, ठीक है, प्रदाह उत्पन्न करता है। संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो यहाँ पे है, कह रहे कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णदता से पीड़ित हो सकते हैं। कहने का मतलब कि स्त्री से ज्यादा जो स्त्रियों से तुलना में यानी कि पुरुष में अधिक वर्णदता। वर्णदता का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि ब्लाइंड ब्लाइंडनेस जो होता है, वर्णदता है वो पुरुषों में ज्यादा है। किसके? स्त्रियों की अपेक्षा। कारण क्या होता है? कारण होता है इनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। किसमें? महिलाओं में। महिलाओं में आप सभी जानते हैं कि महिलाओं में सिर्फ XX क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन जो पुरुष होते हैं इसमें Y पाया जाता, X और Y दोनों पाया जाता है।
किसमें, जो पुरुष है उसमें एक्स और वाई दोनों पाया जाता है, एक्स और वाई दोनों पाया जाता है, लेकिन जो महिलाएं हैं दो उसमें सिर्फ एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक है, और इसे यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रश्न बन सकते हैं। करेक्ट, जो स्त्रियों में दो एक्स एक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग निर्धारण क्रोमोसोम होते हैं, जबकि एक्स जो वर्णतता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्यतः एक्स क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है, और इस तरह से महिलाएं केवल वाहक का कार्य करती हैं, पीड़ित नहीं होती। ठीक है, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे है क्या कि एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, जो एस्पिरिन है कहाँ से मिलता है। तो आप सभी जानते हैं जो एस्पिरिन है वो मिलता है कहाँ से, तो पेड़ से मिलता है। कहाँ से, पेड़ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको और डिटेल से। कह रहे कि एस्पिरिन और एंटीपैरेटिक ज्वर, ठीक है, एस्पिरिन और एंटीपैरेटिक ज्वर हर दवाएं वेदना निवारक काम करते हैं। क्या, वेदना निवारक। दवाओं को विल्लो वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। पेपर में यह पूछा जाएगा जो एस्पिरिन है वो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, तो आप बोलिएगा कि वो विल्लो है। क्या है, विल्लो वृक्ष, विल्लो। ठीक है, विल्लो वृक्ष की छाल से एस्पिरिन की दवाई बनाई जाती है। और ये क्या है, एंटीपैरेटिक है, ज्वर हर दवाइयां, वेदना निवारक, वेदना का मतलब होता है दर्द निवारक। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है स्कर्बिक थायमिन, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है एटीएच, और जो टिटनेस होता है बीसीजी, लेकिन जो मलेरिया होता है वो क्लोरोक्विन नहीं होता है, कुछ और होता है, अभी हम डिटेल से जानेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं विस्तार से। कह रहे जो बीसीजी है, ठीक है, टीका तपेदिक से बचाव के लिए किया जाता है। तपेदिक क्या होता है, और कुछ नहीं, टीबी होता है तपेदिक, जिससे बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, और मलेरिया के उपचार हेतु, ठीक है, एराब्रिन, क्लोरोक्विन आदि का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, मलेरिया के प्रयोग के लिए। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है, जबकि जो थायमिन है, थायमिन को विटामिन बी के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन की उर्वरक का प्रयोग सबसे ज्यादा की जाती है। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, कह रहे हैं कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। किसमें, क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल में देखिए जो धातु आयन पाया जाता है वो पाया जाता है मैग्नीशियम। किसमें, क्लोरोफिल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए जो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक पिगमेंट है। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो अभी अभी हमने देखा क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहे कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो वही सेम क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला देखिए, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप सभी जानते हैं उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और उसी प्रकाश संश्लेषण को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, कह कि हरे पादप स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण, ठीक है, जिसमें कि पादप सूर्य के प्रकाश से पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, CO2 एवं जल यानी H2O का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण यानी कि खाना को बनाता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो अभी हाल ही में पीवीएससी ने पूछा है, कर कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। यानी कि जो कीटभक्षी पौधा होता है, कीट को फंसा कर वो खाता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के लिए ही खाता है, क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता है, जिसके कारण कीटभक्षी पौधे वहां पे उग जाता है। ठीक है, कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, वहां कीटों का भक्षण करने के अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ही उगते हैं कीटभक्षी पौधे। ठीक, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो वो महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। यदि पुष्प नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा। कह रहे कि जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज बनता है। बीज के अंकुरन से पुनः पौधा बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, कह रहे पौधों का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो वहां पे देखिए भोजन के भंडारण में भी करता है, और जो पौधे होते हैं तो कई जगह क्या कहते हैं, पौधे जो हैं या पेड़ हैं, जो भोजन होता है उसका भंडारण भी करता है। भंडारण करके क्या करेगा, देखिए भंडारण इसलिए करता है, मान लीजिए कि 2 दिन तक सूर्य उगा ही नहीं। जब वो सूर्य नहीं उगेगा तो सूर्य बिना सूर्य की रोशनी में उससे क्या करेगा, वो खाना बना नहीं पाएगा। और जब वो खाना नहीं बना पाएगा तो भूखे मर जाएगा। तो इस चीज के लिए वो क्या करते हैं, खाना को अपना स्टोर करके यानी भोजन को भंडार करके भी रखता है। ठीक है, इसके अलावा आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण भी करता है।
पौधे क्या करते हैं, अपने पौधे के आकार देने में भी होता है। तो इस स्थिति में यहाँ से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, और इसको देख लेते हैं विस्तार से। कह रहे पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करते हैं। भोजन पोषक तत्वों को भंडारण में मदद करता है। पौधों की पत्तियों, फूलों एवं फलों से सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने भी मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक, देख लेते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिकोया का वृक्ष, जो सबसे लंबा है। ठीक, अगला देखिए एस्पिरिन। एस्पिरिन तो क्या है? ये एंटीपायरेटिक है। क्या है? एंटीपायरेटिक है। सेम क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सबसे ज्यादा, सब शब्दों में ये जाने हैं तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? वो और किसी में नहीं, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% है, जो कि अन्य फलियों से ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तना काठ आमतौर पर किसके परिवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो गन्ना होता है, गन्ना को काट कर ही फिर लगाया जाता है, यानी कि गन्ना के बीज नहीं बोई जाती है। तो यहाँ पे आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो हो जाएगा रिफ्लेक्शिया संसार का बड़ा पुष्प होता है। कितना बड़ा होता है? तो देखिए संसार का सबसे बड़ा रिफ्लेक्शिया है। इंडोनेशियाई वर्षा वन में ये पाया जाता है। डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 में पहली बार खोजा गया था। फूल का व्यास लगभग 100 सेंटीमीटर और इसकी वजन की बात करें तो सब ज्यादा कम से कम 10 किलोग्राम होता ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह दे हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया जाता है? तो देखिए जो हरगोविंद खुराना है, इसे जीन के संश्लेषण के लिए इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि डॉक्टरों द्वारा, ठीक है, एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस होता है। एनेस्थीसिया का देखिए जो गैस होती है, कहने का मतलब जब किसी व्यक्ति की ऑपरेशन की जाती है ऑपरेशन थिएटर में, तो सबसे पहले उसे बेहोश किया जाता है और बेहोश करने की प्रक्रिया को ही एनेस्थीसिया कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, ठीक है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होता है, तो उस स्थिति में एनेस्थीसिया देता है वो नाइट्रस ऑक्साइड देता है। इससे क्या होता है? वो हंसने वाली गैस होता है, वो हंसता रहता है। ठीक है, क्या? एनेस्थीसिया के द्वारा। कहने का मतलब जो एनेस्थीसिया है, जब वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करता है तो उस स्थिति में एनेस्थीसिया देता है। एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। इससे क्या होता है कि इसे हंसने वाली गैस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रयोग है, कह रहे कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। क्या? डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं डॉल्फिन एक स्तन्य जीव है। ठीक है, स्तन्य जीव है। यहाँ पे देखते हैं, डॉल्फिन एक स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं। इसमें गंगा डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। पेपर में यहां से ये पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आप बताएंगे डॉल्फिन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ कर लाऊं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्यों? आप सभी जानते हैं रात के समय क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं ऑक्सीजन छोड़ने की बजाय वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण व्यक्तियों यानी कि बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे रात्रि के समय में नहीं सोना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, कहने का मतलब कि रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। लेकिन वस्तुतः होता क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, जो कि हमारे लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण गैस है। बिना ऑक्सीजन से हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और देख लेते हैं। कह रहे कि रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि रात के समय में पेड़ के नीचे न सोने की सलाह इसलिए दी जाती है, पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी मीठी चीनी है? तो आप सभी जानते हैं वो है फ्रुक्टोज। ठीक है, आगे देख लेते हैं और इसमें से महत्वपूर्ण क्या बन सकता है। सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है। क्या है?
सेकेराइड हैं जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है। फ्रुक्टोज का अनुसूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे मीठी शर्करा यानी कि सबसे मीठी चीनी से बोला जाता है। कई दफा ये पूछ लिया जाता है कि चीनी का अनुसूत्र क्या होगा, तो C6H12O6 होता है। ठीक, अगला देखिए, शर्करा में सबसे मीठी तो अभी हमने जाना वो है फ्रुक्टोज है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं जो कि और महत्वपूर्ण है। कह रहे कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, यानी कि मानव जीव में किस भाग से ये पता चलता है कि कोई भी चीज कड़वा लग रहा है या कड़वा लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर होगा पीछे के भाग, यानी कि आपके जीभ के पीछे के भाग में जाएगा जब को जो भी खाद्य पदार्थ तो पता चलेगा कि वो कड़वा है या नहीं। मानव जीव का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, यानी कि अग्र छोर जो है मीठे, यानी कि जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है वो आपका मीठी के स्वाद वो बता देता है कि मीठा है। पश्च भाग उसके पीछे कड़वे और पार्श्व भाग जो किनारे होते हैं वो खट्टे, जो आपके किनारे जो जीभ है, जीभ के किनारे वाला भाग जो वो बताता है खट्टा, और सामने वाला यानी कि शुरू वाला बताता है मीठा। पश्च भाग कड़वे और बाकी अग्र छोर एवं किनारे वाला नमकीन के स्वादों को अनुभव कराता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मटर पौधा है, तो मटर एक पौधा क्या है, वह एक शाक है। क्या है, शाक है, पुष्प नहीं है, ना ही झाड़ी है। कह रहे कि मटर शाक कुल का द्विबीजपत्री, क्या है, मटर शाक कुल का द्विबीजी, ठीक है, द्विबीजपत्री पौधा है। यह एक रवि फसल है। स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी मुख्य प्रजातियां भी है। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है, कह रहे कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा कि फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेग्यूमिनोसी, ठीक है, क्या लेग्यूमिनोसिस कुल के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, लेग्यूमिनोसी के कुल के अंतर्गत शामिल हैं। इनकी जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। क्या है, इनकी जड़ों में ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण वो कौन कौन से हैं, मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द। ठीक है, ये सारे। आगे देखते हैं, कह रहे कि थायरॉक्सिन ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो ये पहले भी बताया, तो वो क्या है, TSH है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है, थायरॉक्सिन जो थायराइड गले के पास पाए जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। आपसे पेपर में यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि तितली के आकार की होती है, तो आप बताएंगे वो थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि। स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनिमयन करता है। यह हार्मोन TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। ठीक, अगला कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है, यानी जो थायराइड ग्लैंड है इसकी खराबी किसकी कमी के कारण होता है, तो वो होता है आयोडीन के कारण, और जिससे कि आप जानते हैं वो घेंघा बीमारी या ग्वेटर हो जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक एमिनो अम्ल एसिड है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन होता है। TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर थायराट्रोपिन, ठीक है, जिसका स्रवण अग्र पिट्यूटरी थायरोट्रोप को सिकाएं करती है। ठीक है, आयोडीन एवं थायरोक्सिन की कमी पर पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का स्राव बढ़ा देता है, जिसका प्रभाव थायराइड के अधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा बीमारी हो जाता है, जिसे गैटोर भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, करके जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या करते हैं, यानी कि कौन सी उपभोक्ता यानी कि कौन सी कंज्यूमर होते हैं, तो हम द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। लेकिन जब हम सीधा साग सब्जी खाते हैं तो फिर हम प्रथम उपभोक्ता हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो सीधे जीव जंतु को नहीं खाता है और वो साग सब्जी या फिर जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो खाता है, उसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण, कह रहे मानव एवं अन्य जीव सर्वाहारी हैं। मांसाहारी द्वितीय एवं गौण उपभोक्ता होता है। जो शाकाहारी होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, सिर्फ और सिर्फ वो साग सब्जी ही खाता है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक पौधे होते हैं। उत्पादक पूछे तो पौधे होते हैं प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न से जो बीपीएससी का फेवरेट है और आने वाले एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।